आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, कोरोना से बचने के लिए रामबाण इलाज वैक्सीन, लेकिन कब आएगी? इंडियन एक्सप्रेस ने एक एक चीज़ क्लियर कर दी है। कई बार मैं हफ्ते में कम से कम दो तो लेक्चर ले ही लेता हूँ वैक्सीन पे, लेकिन इस लेक्चर में हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए वैक्सीन के बारे में, इसके बाद आपको कुछ डाउट नहीं रहेगा। तो ये देख लीजिए, अच्छे से लेक्चर समझ लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से, जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, सारी चीजों को समझा दूंगा। तो हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं इस लेक्चर में। सबसे पहले तो वैक्सीन कब तक आएगी, और वैक्सीन आएगी तो कितनी सेफ होगी, वैक्सीन कैसे बनाई जा रही है, ये सब हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, एक साल से आप कह रहे हैं, तो अब मैं आ गया हूँ, जाइए फॉलो करिए। ट्विटर पे भी हूँ, यहाँ तो आपको फॉलो करना मस्ट है। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी IQ का ऐप डाउनलोड करके अवेल करें। देखो, सबसे पहला सवाल तो यही है कि वैक्सीन आएगी कब तक। ठीक है, वैक्सीन वैक्सीन हो रहा है। मैंने आपको बताया था अक्टूबर नवंबर तक वैक्सीन आ सकती है ना। सकती है, याद रखिएगा, सकता है, सकती है, ये हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी किसी को पता नहीं है। वैक्सीन बनाने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। एड्स की वैक्सीन, HIV की वैक्सीन अभी तक आई नहीं है, लेकिन क्योंकि यहां पे काम इतनी तेजी से हो रहा है, हम यही मान के चल रहे हैं कि पूरी दुनिया लगी हुई है कि वैक्सीन जल्दी आ जाएगी। अब वैक्सीन तो आएगी ही आएगी, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है यार। सितंबर आ गया, सितंबर, दशहरा, दिवाली आने वाला है। अब पता नहीं इस बार की दिवाली कैसी होगी, लेकिन अब धीमे धीमे वक्त जा रहा है, तो वैक्सीन आएगी और बहुत सारी वैक्सीन होगी। अभी टोटल 175 कैंडिडेट्स जो हैं, ये वैक्सीन के लिए अभी ये 175 कैंडिडेट्स है टोटल वैक्सीन के, जिसमें 34 जो हैं दे आर इन दी फेज 1 और फेज 2 और फेज 3। बाकी अभी प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में है, और 8 कैंडिडेट्स ने अपने फेज 2 फेज 3 ट्रायल्स शुरू भी कर दिए हैं। तो दोस्तों, वैक्सीन आएगी, और एक समय पे 175 है ना, तो बहुत सारी वैक्सीन आएंगी, लेकिन पहली वैक्सीन का हमको बेसब्री से इंतजार है। रशिया की वैक्सीन पे मत जाइए। रशिया, चाइना की वैक्सीन, चाइना ने भी शायद वैक्सीनेट करना शुरू किया, लेकिन चाइना की जो साइनोफार्म है वो बढ़िया बना रही है और वो अपने फेज 3 ट्रायल में है। लेकिन रशिया की जो वैक्सीन है उसके रिजल्ट तो ठीक है, लैंसेट ने छापा है, बट वो फेज 1 के रिजल्ट है, तो अभी उन्होंने बड़े पैमाने पे टेस्ट नहीं किया है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही कहना है। अब वैक्सीन आएगी कब, ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि टेस्ट कैसे किया जाता है। वैक्सीन जो वॉलंटियर्स हैं उनको वैक्सीन दी जा रही है, वो कैसे दी जा रही है। देखो, 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो अप्रूवल टाइमलाइन। ठीक है, अप्रूव कब होगी, वन इज द अप्रूवल टाइमलाइन फॉर अ न्यू वैक्सीन। जब आप नई वैक्सीन पे फेज 1 फेज 2 फेज 3 कर रहे हैं, तो अप्रूवल टाइमलाइन कितना है, आपने कितना समय लिया, फेज 3 जल्दी तो नहीं कर दिया, फेज 2 जल्दी तो हड़बड़ी तो नहीं की है। दूसरी चीज आपकी कमर्शियल अवेलेबिलिटी। एक बार आपने अप्रूव कर दिया, अब कमर्शियली कैसे आप उसको अवेलेबल कराएंगे। अब मैंने आपको बताया था आपको कुछ फर्म्स तो जो हैं वो वैक्सीन को महंगा बेचेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ फर्म्स बहुत सस्ता बेचेंगे। फिर ये तो दोस्तों ग्लोबल प्रॉब्लम है ना, इससे पहले ऐसी प्रॉब्लम तो हमने देखी नहीं। इसमें तो पूरी दुनिया इन्फेक्टेड है, 800 करोड़ को वैक्सीन लगनी है, आप समझ रहे हैं। देयर आर 8 बिलियन पीपल हु विल बी वैक्सीनेटेड, सो द पैरामीटर्स, द डायमेंशंस आर वेरी लार्ज। आप समझ रहे हैं, हमको उसको एक्सपैंड करना है, तो उसकी कमर्शियल अवेलेबिलिटी। अब भाई कोई भी कंपनी, मान लो कोई भी कंपनी मॉडर्न ही ले आई, नहीं चलो अब भारत बायोटेक ले, मान लो, ठीक है, मान क्या लो, ला भी सकती है, वो लाएगी ही। तो भारत बायोटेक वैक्सीन ले आई, 800 करोड़ लोगों को वैक्सीन देना है, आप समझ रहे हैं। तो दोस्तों, कमर्शियल अवेलेबिलिटी कितनी होगी, सप्लाई चेन कैसी होगी, ये भी बहुत ज्यादा इस पर डिपेंड करता है। मैन्युफैक्चरिंग कितना आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं। दुनिया भर में अमीर तो बैठे नहीं है। अगर आप पूरी दुनिया को ले ले तो 60 to 70% तो गरीबी है। ज्यादातर जो नेशंस हैं दे आर आइदर लो और मिडिल इनकम, भारत भी उसी में आता है। तो ऐसे में जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो सरकार कैसे वैक्सीनेट करेगी, ये भी बहुत डिपेंड करता है। तो ये 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो अप्रूव, कितना टाइम लग रहा है, आप जो वैक्सीन बना रहे हैं वो ठीक से बना रहे हैं कि नहीं। जैसे अभी जो वैक्सीन बन रही है, एक चीज है ना कि भरोसा, लोग भरोसा करेंगे कि नहीं। ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जल्दबाजी में वैक्सीन ले आ रहे हैं, मैं तो नहीं लगवाने वाला, बिल्कुल नहीं लगवाने वाला, कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं पता अंदर जाके वो मेरे साथ क्या करेगी वैक्सीन,
कैसे रेस्पॉन्ड करेगी, रिएक्शन ना हो जाए, साइड इफेक्ट्स ना हो जाए। तो वैक्सीन जब भी ये कोई शरीर की चीज आपके अंदर डाली जाएगी, उसमें आपको एहतियात बरतना पड़ता है, और आप नहीं डलवाएंगे। तो ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए अप्रूवल का बहुत ध्यान रखा जाता है। अब हम इन्हीं दोनों चीजों को एक्सपैंड करते हैं। पहले हम अप्रूवल पे आते हैं, ठीक है। अप्रूवल क्या है? मैट्रिक्स ट्रायल्स एंड टाइमलाइंस, WHO, US, FDA, यूनाइटेड नेशन, इन सब की कमिटीज है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, इन सब की कमिटीज हैं, ये सब डिसाइड करेंगे। अब अलग अलग कमिटीज के अलग अलग क्राइटेरिया, भारत में भी कमिटीज है, ठीक है, कि कैसे अप्रूव किया जाएगा। लेकिन बेसिकली 3 मेन क्राइटेरिया होते हैं किसी भी वैक्सीन के, ठीक है। सबसे पहले तो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आप समझते हैं ना? एफिशिएंसी का मतलब है जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो, जैसे कितनी एफिशिएंट है वैक्सीन, ठीक है। अगर वो एफिशिएंट है, जैसा हम चाह रहे हैं, कोरोना को मार रही है, वो एंटीबॉडीज डेवलप कर रही है, देन दी वैक्सीन इज परफेक्ट, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स। बट अगर ऐसा नहीं है, तब क्या करेंगे आप? दोबारा एक्सपेरिमेंट करो, दोबारा चीजें चलाओ, वो वैक्सीन गई काम से। तो सबसे पहले तो हमको देखना होता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स, अच्छी बात यह होपफुली कि जो वैक्सीन्स हैं, ठीक है, जो लीडिंग कैंडिडेट्स हैं, ऑक्सफर्ड, मॉडर्ना, साइनोफार्म, इनके रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहे हैं, अच्छी बात यह है, एंड दे आर इन द फेज 3 ट्रायल्स। तो सबसे पहले तो भैया कितनी एफिशिएंसी है, ठीक है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, वैक्सीन बीमार लोगों को नहीं दी जाती है, वैक्सीन हेल्दी लोगों को दी जाती है, दवाई बीमार लोगों को दी जाती है। इसका भी मैं थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। सिंपल सी बात है यार, जिसको कोविड-19 हुआ उसको क्यों हम वैक्सीन देंगे? उसको थोड़ी ना हम वैक्सीन देंगे, उसको तो दवाई देंगे। दवाई तो है नहीं, हालांकि वो तो अपने आप ही ठीक होगा, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज आ गई हैं। एक बार जिसको कोरोना हो गया, उसका इम्यून सिस्टम अब रिस्पॉन्ड करेगा। वायरस यही तो करता है ना। जैसे डेंगू का ही आप एग्जांपल ले लीजिए। एक बार डेंगू, हालांकि 4 तरीके के डेंगू होते हैं, बट हम एक कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं कि एक मान लीजिए डेंगू हुआ आपको। अब डेंगू हुआ, एक बार आपको डेंगू दोबारा नहीं होगा। चिकन पॉक्स के साथ भी यही है, वेरुएला जोस्टर वायरस होता है वो। एक बार आपको चिकन पॉक्स को दोबारा नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बना लिया, आपका इम्यून सिस्टम अब समझ गया है कि ये अब ये अगर दोबारा आया तो उसको भगा भगा के मारूंगा मैं, आओ बेटा वायरस। तो ऐसे ही कोविड-19 के साथ है। एक बार किसी इंसान को कोविड हो गया तो उसको तुम्हारा, तो कोविड-19 वाले को क्यों देंगे? हम उसको देंगे जिसको कोविड-19 हो सकता है, जो कि हेल्दी पीपल हैं, जिनको अभी तक हुआ नहीं है। तो हम यहां पे हेल्दी लोगों को देते हैं वैक्सीन, समझिए। तो दूसरा ये है, जो वैक्सीन दे रहे हैं वो, उसकी प्रोटेक्टिव एबिलिटी कितनी है, कितने समय तक एंटीबॉडीज रहेगी, ठीक है। क्योंकि यहां पे केसेस सेकेंड टाइम इंफेक्शन के भी आ रहे, कि दोबारा एक बार कोरोना हुआ उसको दोबारा हो गया, ठीक है। और तीसरा पैरामीटर ये है कि रिस्क कितने हैं, ओवरऑल रिस्क बेनिफिट बैलेंस कितने हैं, ठीक है। मिनिमम सेफ्टी इवेंट्स हमको देखना है कि सेफ है वैक्सीन, सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पैरामीटर, सेफ है वैक्सीन की नहीं। ऐसा तो नहीं कोई प्रॉब्लम कर रही है। अब इसको हम और एक्सपैंड करते हैं। अब वैक्सीन एफिशिएंसी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? देखो, वैक्सीन एफिशिएंसी की बात करें तो इसमें कितने परसेंटेज जो लोग हैं उनको कोविड-19 हुआ है, हम इसको 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप को वैक्सीनेट किया जाता है, ठीक है, उनको वैक्सीन दी जाती है। दूसरे को प्लेसिबो यानी कि सैलिन इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। और दोनों को ट्रैक किया जाता है और उसके बाद परसेंटेज निकाला जाता है कि कितने परसेंटेज जो लोग हैं, मतलब वैक्सीन की एफिशिएंसी, मतलब जो रिजल्ट है, एंटीबॉडीज हैं, कितने लोगों को मिल रही हैं, बन रही हैं, ठीक है, कितनी एफिशिएंट है वैक्सीन। तो अगर वैक्सीन की एफिशिएंसी 50% होती है, एवरेज एफिशिएंसी, तो वैक्सीन ठीक मानी जाती है, यानी कि ये वैक्सीन सही है, दिस विल यील्ड रिजल्ट्स, ये वैक्सीन अच्छा काम करेगी। तो WHO, US, FDA के हिसाब से 50% एवरेज एफिशिएंसी है, तो ठीक है। और ये किस रेंज में आती है? देखिए, रेंज की बात करें 30% से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अलग अलग रेंज है। जैसे फ्लू वैक्सीन की बात करें, फ्लू वैक्सीन, आप आई होप मैं एफिशिएंसी आप समझ रहे होंगे ना कि कितनी एफिशिएंट है। हम चाह रहे हैं कि कोविड-19 को खत्म करना, तो क्या वो वैक्सीन कोविड-19 को खत्म कर पा रही है कि नहीं, ठीक है। 100 में से 50%, 100 में से 50 लोग अगर कोविड-19 से लड़ पा रहे हैं वैक्सीन से, तो सही है। तो एवरेज एफिशिएंसी इज 50% WHO और US FDA के हिसाब से। इसी का ही तो कैलकुलेशन मैथमेटिकल कैलकुलेट होता है, ज्यादा उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। कितने लोगों को इन्फेक्ट हुआ है उसी का ही परसेंटेज निकाला जाता है, और परसेंटेज निकालना आप सभी को आता है। तो फ्लू वैक्सीन की जैसे बात करें तो इसकी जो एवरेज एफिशिएंसी होती है 68%,
रेंज कितनी है? 48% से 80% तक बिल्कुल चलेगा। 48% से 80% तो एवरेज कितना आएगा बीच का ना, 68%। ठीक है, और हाँ एज याद रखिएगा 18 से 55 साल। 18 से 55 साल में एवरेज एफिशिएंसी 68% होनी चाहिए। शिंगल्स वैक्सीन जो होती है इसकी एवरेज एफिशिएंसी 97.2% होती है। देखिए इतनी ज्यादा, जो 50 साल के ऊपर एडल्ट्स होते हैं। तो एफिशिएंसी कितनी ज्यादा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो पहला तो चलिए हमने आपको बता ही दिया, फर्स्ट क्राइटेरिया एफिशिएंसी को हमने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज जो दोस्तों एक आती है, अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, हाँ चलो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया कि हम वैक्सीनेट कैसे करते हैं। एक को हम प्लेसिबो इंजेक्शन देते हैं, सैलिन सोल्यूशन, सैलिन इंजेक्शन, ठीक है। दूसरे ग्रुप को, मतलब जैसे लोग हैं, लोग वैक्सीन के लिए आए, ठीक है, वैक्सीन प्रोग्राम के लिए, तो मतलब जो वैक्सीन ट्रायल्स के लिए, तो क्या होगा, दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एक को हम वैक्सीन देंगे, दूसरे को प्लेसिबो इंजेक्शन देंगे, उसके बाद एफिशिएंसी निकाली जाती है। दूसरा ये होता है, दूसरा तरीका बहुत बढ़िया है, ठीक है। दूसरे तरीके को हम कहते हैं कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन मॉडल, बट ये अनएथिकल है। कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन मॉडल इज CHIM, ये अनएथिकल है। एफिशिएंसी को आप नापने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा ना, आपको लोगों को वैक्सीन देनी होगी। तो एक तरीका मैंने आपको बताया। दूसरा तरीका दोस्तों, अगर कंट्रोल CHIM की बात करें, कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन मॉडल, इसमें आप इंडिविजुअल को वायरस दे देते हैं, ठीक है। आप जबरदस्ती इंटेंशनली यू विल एक्सपोज वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स टू द वायरस। कोविड-19 की वैक्सीन बनानी है, आप कोरोना डालोगे बॉडी के अंदर, अनएथिकल है, हाईली अनएथिकल है। आप खुद भी इसके लिए, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं वैक्सीन बना रहा हूं लेकिन मैं ये वाला मेथड आप पे अप्लाई करूंगा, मैं आपके बॉडी के अंदर कोरोना डालूंगा, फिर देखूंगा एंटीबॉडीज, खुद आप तैयार नहीं होगे, तो ये अनएथिकल है। ये एफिशिएंट मेथड होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि भैया वायरस सीधा आप डाल रहे हो, सीधा इंटरेक्शन हो रहा है, और सीधा वैक्सीन से पता चलेगा कि क्या एंटीबॉडीज बन रही है कि नहीं बन रही हैं। लेकिन ये सही नहीं है। तो जितने भी, जैसे USFDA तो इसको बिल्कुल अनअप्रोप्रिएट मानता है, WHO भी इसको सही नहीं मानता है, तो ये अनएथिकल है, समझ गए। तो ये तो पहला क्राइटेरिया हो गया कि एफिशिएंसी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया जो है वैक्सीन की प्रोटेक्टिव एबिलिटी। प्रोटेक्टिव एबिलिटी क्या है? हमने आपको एक बार वैक्सीन दे दी, कितने समय तक वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। गाइडलाइंस जो है वो कम से कम, याद रखिएगा, कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए। कम से कम 6 महीने का डेटा हमको चाहिए कि जिन लोगों को हमने वैक्सीन दी है, कितना ज्यादा प्रोटेक्टिव एबिलिटी है, क्या ये वाकई वैक्सीन 6 महीने तक इनको प्रोटेक्ट कर पा रही है कि नहीं, ठीक है। तीसरा क्राइटेरिया है आपका सेफ्टी, जो अभी मैंने बताया, ये 3 क्राइटेरिया को ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। याद रखिएगा, अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला फैक्टर बता रहा हूं, अप्रूवल टाइमलाइन। मैंने बताया ना कि 2 फैक्टर हैं, एक है अप्रूवल टाइमलाइन। अप्रूवल टाइमलाइन के 3 क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। पहला मैं आपको बता चुका हूं, दूसरा भी बता चुका हूं, तीसरा बता रहा हूं। तो सेफ्टी में भी, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी मतलब कि कितने लोगों को जो वैक्सीन हम दे रहे हैं वो सेफ है, इसमें लोगों को देखा जाता है, ठीक है। इसमें कम से कम 3000 पेशेंट सेफ्टी डेटाबेस को हम एनालाइज करते हैं, क्या किसी को साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। 30 दिन तक लगातार 1 महीने तक ये देखा जाता है कि वैक्सीन सेफ है कि नहीं, सेफ नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड क्राइटेरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वैक्सीन के साइड इफेक्ट बहुत भयानक है, जैसे अभी ऑक्सफोर्ड ने अपने ट्रायल पॉज कर दिए, क्यों? क्योंकि एक इंसान को, इतने लोगों में एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, वैक्सीनेट किया जा रहा था उनको, एक इंसान को साइड इफेक्ट हो गए, वो बीमार पड़ गया। सिर्फ एक इंसान की वजह से पूरा जो प्रोसेस है वो पॉज कर दिया, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर एक इंसान को भी साइड इफेक्ट हो, यानी कि वैक्सीन में कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि वो डिपेंड करता है कि कोई कुछ उस इंसान में तो बीमारी नहीं है, कुछ कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, पर ठीक है, उसको वैक्सीन दी गई और वो बीमार पड़ गया। तो पेशेंट सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब उसके बाद, क्या वाकई में वैक्सीन पे हम जल्दबाजी कर रहे हैं? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, वैक्सीन की बात करें तो जल्दबाजी तो थोड़ी बहुत तो हो रही है, ये बिल्कुल हम इससे जैसे अमेरिका की आप बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अक्टूबर से पहले वैक्सीन आ जानी चाहिए, और फाइजर ने वहां पे बोला है कि हम इमरजेंसी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फेज 3 ट्रायल जो है वो 4 से 5 मंथ का होता है, 4 से 5 महीने का होता है। अभी मैंने आपको बता दिया
तीनों क्राइटेरिया बता दिए, ठीक है। फेज 1 तो कम लोगों में किया जाता है, फेज 2 एक फेज 1 और फेज 3 का ब्रिज होता है। फेज 2 में देखा जाता है कि कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं है, और फेज 3 फिर ज्यादा लोगों में किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बहुत सारे फर्म्स क्या कर रहे हैं कि वो फेज 2 ट्रायल, जैसे रशिया को देखो, उसने फेज 1 के बाद ही रिलीज कर दिया। लेकिन एक चीज अच्छी है कि अभी ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया है सारी फर्म्स ने कि जब तक हमको अप्रूवल नहीं मिल जाता तब तक हम वैक्सीन नहीं लॉन्च करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप के तो सपनों पे पानी फिर गया, ये अच्छी बात है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से वैक्सीन अभी 8 सितंबर तक 9 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जिनके फेज 2 और फेज 3 ट्रायल्स चल रहे हैं, ठीक है। और 6 कंपनीज ने तो अपने फेज 1 और फेज 2 के डेटा को जारी भी कर दिया है। अब पता है इसमें कौन? एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका है, फिर मॉडर्ना है, फाइजर बायोटेक है, कैंसिनो है, साइनोफॉर्म है, गमालिया है, ठीक है, गमालिया रशिया की ही है। और इंडिया में भी भारत बायोटेक, जाइडस कैडिला, इसने भी अपने फेज 1 और फेज 2 ट्रायल जो है वो शुरू कर दिए हैं। तो जल्दबाजी तो नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि गाइडलाइंस का तो प्रॉपर फॉलो किया जा रहा है। लेकिन हाँ, ये चीज तो है कि हमको जल्दी तो वैक्सीन चाहिए। अब यहां पे दिसंबर तक बोला जा रहा है, नवंबर दिसंबर तक वैक्सीन, मतलब डेटा को पूरा सबमिट कर दिया जाएगा। अक्टूबर में डेटा सबमिशन होगा और शायद दिसंबर नवंबर तक वैक्सीन को अप्रूव कर दिया जाएगा। तो जल्दबाजी तो ऐसा सच नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी वैक्सीन तो हमको चाहिए ही। तो अक्टूबर में डेटा को सबमिट किया जाएगा, अक्टूबर में रिजल्ट आने वाले हैं, अगले ही महीने, ठीक है। फेज 3 के भी जो वैक्सीन, जो 9 कैंडिडेट्स है ना, जो फेज 2 फेज 3 में है, 3 कैंडिडेट्स फेज 3 में चले गए हैं, उनके रिजल्ट अक्टूबर में आएंगे, डेटा सबमिट किया जाएगा और कहा जा रहा है कि दिसंबर तक वैक्सीन को अप्रूव किया जाएगा। तो अगर दिसंबर की बात है दोस्तों, तो जून में शुरू हुआ था और कुछ वैक्सीन ने थोड़ा और लेट शुरू किया था, तो 4 से 6 महीने का डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा, ठीक है। 4 से 6 महीने का 50 से 500 वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल, दीज आर नॉट इनफ, बट ठीक है, फिर भी एनालाइज करने के लिए सही है। 3 महीने का डेटा फेज 2 और फेज 3 ट्रायल्स का होगा, समझे कि नहीं, कि अक्टूबर में जब डेटा सबमिट किया जाएगा और दिसंबर में अप्रूव, जब डेटा सबमिट किया जा रहा है तो फेज 1 फेज 2 का 4 से 6 महीने का डेटा, और फेज 2 में जो फेज 3 गई है वो 15,000 इंडिविजुअल्स का, वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स का हमारे पास डेटा होगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोटेक्टिव एबिलिटी के लिए 6 महीने का तो डेटा चाहिए ही चाहिए, तो ये कम है, ठीक। उसके बाद बाकी में वैक्सीन की ड्यूरेबिलिटी कितनी है और लॉन्ग टर्म सेफ्टी कितनी है, ये तो क्लिनिकल ट्रायल्स की बात हो गई। अब आते हैं हम दूसरी चीज पे, मैन्युफैक्चरिंग पे। देखो, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। मैंने बताया ना कि कंपनी को एक महीने में कम से कम 30,000 से 50,000 डोजेज जो है वो एक महीने में देनी ही पड़ेगी। हमको 7 बिलियन 700 करोड़ डोजेज, जो भी कंपनी पहले वैक्सीन बनाएगी उसको 700 करोड़ डोजेज जो है वो मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा मुश्किल है दोस्तों, इतनी मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी, इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो एक महीने में इतनी ज्यादा वैक्सीन मुश्किल है, क्योंकि आपको पूरी दुनिया, 2 डोजेस लगेंगे यहां पे वैक्सीन के, तो कम से कम आपको 700 करोड़ तो चाहिए ही चाहिए। तो पूरी दुनिया को आपको वैक्सीनेट करना है, तो मुश्किल तो है। कितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद एनुअल कंजम्पशन की बात करें, अगर हम कंबाइन कर दें तो देयर आर 3.5 बिलियन डोजेस। इतने लोग तो कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, इतने लोगों को तो जरूरी है देना। तो एक महीने में 7 बिलियन, मतलब 2-3 महीने में 7 बिलियन डोजेस बनाना, ये बहुत बड़ा खुद में ही चैलेंज है। और एक और चीज ये है कि सप्लाई चेन कैसी होगी, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको वैक्सीन रखने के लिए भी तो जगह चाहिए। इतनी सारी वैक्सीन को रखने के लिए आपको कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज चाहिए, ग्लास वायल चाहिए, स्टॉपर्स चाहिए, टेस्टिंग मटेरियल, बहुत कुछ चाहिए आपको। लेकिन कंपनीज ने इसका इंतजाम पहले ही कर लिया है। जैसे सेरम इंस्टीट्यूट ऑलरेडी ढेर सारे करोड़ों डोजेस बनाना उसने शुरू कर दिया है, क्योंकि वैक्सीन तो आने ही वाली है। और बहुत सारी कंपनीज ने मैन्युफैक्चरर से एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि हम वैक्सीन बना रहे हैं, आप मैन्युफैक्चर करो, आप इसका प्रोडक्शन बढ़ाओ। 2 चीजें अलग है ना, जो वैक्सीन बना रहे हैं वो अलग है, लेकिन जो सप्लाई चेन देखेगा, जो कमर्शियलाइज करेगा, जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो अलग है, वो कंपनी अलग है। और इसके बाद रेगुलेटरी इशू भी आता है कि आप रेगुलेट कैसे करेंगे। फिर सबसे बड़ा सवाल, क्या आप नई वैक्सीन को ट्रस्ट कर सकते हैं? अभी जो वैक्सीन आएगी डेफिनेटली वो थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जल्दबाजी में आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल अनसेफ है।
सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स के ही रिजल्ट को देखा जा रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि वैक्सीन को हम इंप्रूव करते रहेंगे, डेफिनेटली जो भी थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होंगे उसको इंप्रूव करते रहेंगे, बट वैक्सीन जो नई आएगी, क्योंकि जब तक हम इस पे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक वैक्सीन का आना बेकार ही है। तो ऐसा नहीं कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल सेफ रहेगी, और वो तो खैर अभी रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन वैक्सीन पे हम भरोसा कर सकते हैं। जो पहली वैक्सीन आएगी, ऑक्सफर्ड लेके आ रहा था तो भरोसा कर ही सकते हैं। ये नेवर बिफोर टाइप इवेंट है कि इससे पहले कभी नहीं हुआ, इतनी जल्दी वैक्सीन, महीनों में वैक्सीन आज तक कभी बनी नहीं है। ये पहली बार है जब बनेगी, क्योंकि पूरी दुनिया इससे बर्बाद हो रही है। ठीक है, तो फिलहाल ये लेक्चर था वैक्सीन पे। एक एक डाउट्स आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिए होंगे। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आप खुद भी पढ़ लीजिएगा एक बार। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।